दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज है दिन एक गेम का, यानी फ्राइडे चैलेंज। ये वो खेल है जो मैं हर फ्राइडे को अपनी मंडली के सदस्यों के साथ खेलता हूँ और इसमें मैं एक वाक्य देता हूँ और मंडली के कई सदस्य उसी वाक्य से शुरू करके लिखते हैं एक नन्ही कहानी। आज का वाक्य है, इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। अम्मा, बाबूजी और बिट्टू के कमरों में ब्लोअर ऑन थे। अमित के स्टडी कम ऑफिस में सिगड़ी सुलग रही थी और मेरे सामने जलती गैस पर दूध औंट रहा था। फिर भी न जाने कैसी गलन थी जो भीतर तक सुइयों जैसी चुभ रही थी। आज की रात कुछ ज्यादा ही सर्द थी। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री बता रहा था। इससे पहले शहर इतना ठंडा कभी नहीं हुआ था। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अभी भी ढेरों काम बाकी थे। धुले बर्तनों को पोंछकर स्टैंड में लगाना था, वॉशिंग मशीन चलानी थी, कल के लिए छोले भिगोने थे, आटा गूंदना था, दही जमाना था, बिट्टू के स्कूल बैग में मेज पर बिखरी उसकी कॉपी किताबें रखनी थी, माँ बाबूजी के पास रात की दवाएं और गर्म पानी का थर्मस रखना था और अपने पति अमित की नीली शर्ट भी तो ढूंढ कर रखनी थी। मैंने सुन्न पड़ती हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए फूंका, शॉल को इर्द गिर्द कस के लपेटा और मेज पर बिखरे साग के ढेर को तेजी से साफ करने लगी। दिलो दिमाग यादों की गलियों में भटकते रहे। सर्दियां तो पहले भी आती थीं, लेकिन महसूस नहीं होती थीं। तब मम्मी के बुने स्वेटरों में लिपटा हुआ सौंधा खिलंदड़ापन था। पापा के लाए मेवे मिश्री टूंगती बेफिक्री थी। छतों पर बाल सुखाती मस्ती थी। सहेलियों संग गप्पे मारती अल्हड़ दोपहरें थीं। रजाई में दुबकी रातों के जागते सपने थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। हालांकि इनसे मुझे शिकायत नहीं थी। अभी बिट्टू छोटा था, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी और बिजनेस को जमाने की सारी जिम्मेदारी अमित पर ही थी। किस कदर काम में दिन रात उलझे रहते थे वो बेचारे। समझती थी सब, पर क्या करूं। कभी कभी टीस उठी जाती थी। फुर्सत नहीं मिलती ना कि 2 पल चैन ले सकूं। सबको उनकी पसंद की चाय देकर खुद चुपचाप गटकती हूं, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रॉन्ग कॉफी को मिस करती हूं। सर्दियों में लोग घर में रुकने के बहाने खोजते हैं, लेकिन मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है और कुल्फी खाना भी। चाहती हूं कि सुबह सबसे पहले अखबार पढूं ताकि ताजी स्याही की महक मिले। काश के किसी रोज ये कर्कश अलार्म ही ना बजे। किस घड़ी ये देखूं कि मेरे मोज़ों के भीतर मेरी उंगलियों की सूजन गई कि नहीं। मैं अपनी क्यारी में खिले गुलाब के बारे में बात करना चाहती हूँ। 5 मिनट में पार्टी के लिए रेडी होने की जगह देर तक वार्डरोब के सामने खड़ी सोचना चाहती हूँ कि मुझ पर नीली जैकेट ज्यादा जचेगी या पीली शॉल। जाने कितनी और देर मैं यूं ही बैठी रहती अगर किचन में लगातार खटर पटर के साथ अमित की फोन पर बातचीत की आवाज न सुनाई देती। मेरे एक मन ने थके जिस्म को उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा मन जैसे मुझे वापस कुर्सी पर धकेलता रहा। फिर उठने को हुई कि तभी कंधे पर हल्का दबाव महसूस हुआ। फिर मेरी आंखों में नमी की बूंदें उभर आईं। अमित ने अपनी उंगली से मेरी पलकें पोंछ दी और कॉफी का मग मेरे सामने रख दिया। मैं कुछ कहती कि उसने मेरी हथेलियां अपनी गर्म हथेलियों के बीच कस के रगड़ दी। मेरे भीतर जमी ठंड पिघलने लगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि इसी वाक्य से शुरू करके मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। आरती ने एक के ऊपर एक 2 ऊनी ग्लव्स पहन लिए, लेकिन उंगलियां वैसी की वैसी ठंडी पड़ी थीं। बेजान, एकदम सुन्न। मोटे मोटे मोजे और जूते के बावजूद पैरों का भी वही हाल था। अजीब सी झुंझुनाहट थी पंजों में। उसने मोबाइल खोला और टेम्परेचर चेक किया। दिल्ली 8 डिग्री, ह्यूमिडिटी 81%, विंड 3 किलोमीटर्स पर आवर। आरती की रुलाई फूटने लगी। इतनी ठंड, कैसे जिंदा रहते हैं यहाँ लोग। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, आरती ने गूगल सर्च किया और गिनने लगी। 1s, 10s, 100s,
आरती उठी और कॉफी मशीन की ओर चल दी। सुबह से शायद चौथा कप था। वहां उसके दो कॉलीग खुली खिड़की के पास खड़े गप्पे मार रहे थे। मौसम से बेअसर। आदत होगी उनको, लेकिन केरला की लड़की अगर दिल्ली आकर नौकरी करेगी तो उसका हाल तो ऐसा ही होगा ना। वहां त्रिशूर में 20-25 डिग्री के नीचे कभी टेम्परेचर गया हो उसको याद ही नहीं। और ऐसी सड़सड़ाती हवाएं जैसे कोई चाबुक चला रहा हो। नेवर। आरती बड़बड़ाई तो उन दो कॉलीग्स में से एक ने भवें उचकाई और मुस्कुरा के बोला, व्हाट हैपेंड एंड डू यू नीड वन मोर पेयर ऑफ ग्लव्स? आरती कुछ नहीं बोली। यानी बात सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं थी। यहाँ दिल्ली के ऑफिस में सब कुछ अटपटा था। लोगों का खान पान, बातचीत का तरीका, उनकी पसंद, सब कुछ अलग। उसे लगता ये लोग हमेशा पार्टी के मूड में क्यों रहते हैं, बात बात पे लेट्स पार्टी। उसे लगता है इनको हमेशा मक्खन मलाई और तली हुई चीजें क्यों खानी रहती हैं। उसे लगता जैसे वो एकदम मिसफिट है यहाँ। उसने गर्म कॉफी हलक से नीचे उतारी, लेकिन ठंड से राहत अब भी नहीं थी। उस अजय खन्ना से तीसरे पेयर ऑफ ग्लव्स ले ही लेने थे शायद। एंडे अम्मो एनी की भैया, आरती इतना जोर से बोली कि आसपास बैठे लोग उसकी ओर पलट के देखने लगे। आरती झेप के जल्दी से कीबोर्ड पर झुक गई, कुछ टाइप करने का दिखावा करने लगी। लेकिन दो ऊनी दस्ताने पहन के टाइपिंग का काम। एच दबाती तो साथ में जी भी दब जाता, शिफ्ट दबाती तो एंटर प्रेस हो जाता। नो वंडर साउथ और नॉर्थ के लोग एक साथ नहीं रह सकते। नो वंडर हिंदुस्तान में एक दूजे के लिए और टू स्टेट्स जैसी फिल्में बनती रहती हैं। आरती का पारा गर्म होता जा रहा था, लेकिन उंगलियां अब भी एकदम सर्द थीं। अभी 2 दिन पहले ऑफिस की एक पार्टी थी। सारी लड़कियां इतनी सुंदर दिख रही थी कि नजर ही ना हटे, और आरती नजर तो उस पर से भी नहीं हट रही थी किसी की। सर पे फूंदे वाली ऊनी टोपी, वही दस्ताने और बंद गले का मोटा स्वेटर। खाना खाते हुए हाथ से 3 बार चम्मच फिसल गया, लेकिन उसने दस्ताने नहीं उतारे। आरती को केरला से दिल्ली यहाँ इस ऑफिस में आए हुए साल भर होने को था। उसने जितने समझौते यहाँ जीने के लिए किए, उतने उसने पूरी जिंदगी में नहीं किए होंगे। प्याज लहसुन के मसालों वाला खाना तो शायद सबसे छोटी बात होगी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। शायद कामयाब भी हो रही थी कि अचानक ये सर्दियां आ गईं। वो चुपचाप बैठी सामने रखा कंप्यूटर मॉनिटर देख रही थी। क्या करूं? ट्रांसफर इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, रिजाइन करना पड़ेगा, पर बिना किसी और नौकरी के। कौन करता है ऐसे? अभी सर्दी से मर रही है, तब भूख से मरेगी। आरती का दिमाग खराब होने लगा। तभी ऑफिस के ग्रुप में एक मैसेज आया। आरती अनमने ढंग से पढ़ने लगी, लेकिन पूरा पढ़ते ही वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वो कुछ कहती सुनती इसके पहले उसके सारे कॉलीग्स आसपास जमा हो गए। एक ने हाथ बढ़ाया और बधाई दी। आरती ने धीरे से अपने दस्ताने निकाल दिए। एक के बाद एक सब बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाते हुए उसको बधाई दे रहे थे। आरती की उंगलियों में अब गर्माहट थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। सत्तू ने फौरन हथेलियां रगड़ के कांख में भींच लीं। किड़किड़ाती ठंड में रात के 12 बजे दीवार की ओट में छुप के बैठा एक चोर बेचारा और कर भी क्या सकता है? अब अलाव तो जला नहीं लेगा ना। वैसे भी चोरों की किस्मत में आराम कहाँ होता है जी। दिन भर टारगेट खोजो, रात में ड्यूटी निभाओ और उसके बाद माल ठिकाने लगाओ। ले दे के जो जेल वाले दिन होते हैं उनमें आराम मिल सकता है भाई। लेकिन ईश्वर के प्रताप से सत्तू अभी तक हवालात की चौखट चूम कर नहीं आए थे। नाक तक चढ़ी मंकी कैब से दीदे टिमटिमा कर सत्तू ने दोबारा सामने वाले घर की जलती बत्तियां देखते हुए असिस्टेंट बांके से पूछा, इन्फॉर्मेशन तो सही थी ना कि घर आज रात खाली रहेगा? अरे एकदम 100% बॉस, रात 1:30 बजे की ट्रेन है। कहते हुए उसने सुरमई आंखें मिचकाई और बैठे बैठे हिलता हुआ गाना गुनगुनाने लगा। अखियों से गोली मारे लड़का कमाल। चुप बैठो, हो ये हिल का रहा हो? सत्तू ने पूछा। बाड़ी में गर्मी लाने बास, ठंडी में बदन जम गया तो दीवार नहीं फांदी जाएगी। वैसे ही हमारे घुटने का ग्रीस घट रहा है। बेपरवाही से जवाब देकर वो वापस हिलने लगा। आज सर्दी के सीजन की पहली चोरी थी उनकी, एकदम खास।
सब कुछ बिना विघ्न के हो जाए इसके लिए सुबह सुबह धूप बत्ती भी की थी। निकलते समय 250 ग्राम दही और 100 ग्राम पेड़े भी लपेट लिए थे। हालांकि ज्यादा खाने की वजह से बांके का जी जरा कच्चा हो गया था। धुआं डकार की झड़ी लग गई थी। अभी उसने फिर मुंह खोला ही था कि उस घर की बत्तियां बंद होने लगी। अरे दरवाजा खुला, बड़े बड़े बैग गाड़ी में भरे गए, 4 लोग सीट पे जमे और गाड़ी फुर से चली गई। ऑल द बेस्ट बांके, ऑल द बेस्ट बॉस, दोनों एक दूसरे को कहते हुए उठे। जेब से छनछनाता चोर चाबी का गुच्छा निकालकर जब तक सत्तू ने गेट का ताला खोला तब तक बांके टहलता हुआ नजर रख रहा था। थोड़ी देर में गेट खुला और दोनों अंदर घुस गए। बॉस, घर की मिक्सी खराब हो रही है, मिली तो उठा लेंगे, कहते हुए बांके ने 2-4 सामान झोले में डाल दिए। बांके और सत्तू की आधी गृहस्थी चोरी के आइटम से ही जमाई हुई थी। मसालदानी का ढक्कन भी टूट रहा है और वो बाथरूम का शीशा भी ना चटक गया हमारे घर पे। और कहते हुए वो रसोई में घुसा कि सत्तू ने डांटा, सरसों का तेल, कलौंजी, चाट मसाला ये सब भी ना ले चले? हाँ, नहीं तो ये नहीं कि मोटे सामान पे हाथ मारे। मसालदानी और मिक्सी सूझ रही है इनको। सामान से झोला भरते हुए सुबह 4 बज गए। गहने, लैपटॉप, महंगे परफ्यूम, घड़ी, दुनिया भर के छोटे बड़े सामान से 2 बैग भर गए, लेकिन नीयत नहीं भरी। दिन हल्का हल्का चढ़ने लगा। सत्तू ने फटाफट बैग बंद करके कंधे पे लटकाते हुए कहा, सीजन की बोहनी बढ़िया हुई है, हम इसे मरघट के पीछे छुपा के आते हैं। तुम ना घर पहुंच के चाय बनाना बढ़िया अदरक मार के, दोनों मिलके ठंडक मिटाया जाएगा। सुबह सुबह दुकानें खुल गई थी। सामान ठिकाने लगाकर लौटते हुए सत्तू ने नुक्कड़ की दुकान से समोसा जलेबी खरीदी, हैंडपंप पर हाथ पांव धोए और लाल मकान वाले चाचा से दुआ सलाम करते हुए घर वाले मोड़ पर पहुंचा ही था कि बांके की दहाड़ सुनाई पड़ी, सत्तू भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वो भागता हुआ घर पे पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर खाली था। उन्हीं का कोई मौसेरा भाई आज घर साफ कर गया था। बस भैया, इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य तरंग सिन्हा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। मौसम का ये रंग पहले नहीं देखा था। नलके का पानी हाथ पर पड़ा तो मुझको ऐसा लगा जैसे मेरी उंगलियां थी ही नहीं और ये पुराना स्वेटर भी इस बार काम नहीं कर रहा था। 8 साल पहले दादी माँ ने बुना था, तब जब मैं शायद 8वीं में थी। मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म। उसके बाद स्कूल खत्म हुआ, दादी माँ भी चली गईं, पर यह स्वेटर रह गया। और स्वेटर से उंगलियों में गर्माहट कहाँ से आती। जल्दी कर गीता, 8:30 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम हो रहा है। तुझे सब्जियां भी काटनी है अभी और कपड़े भी पड़े हैं। सोफे पर बैठी मैडम ने टीवी से बगैर नजर हटाए कहा तो मैं बर्तनों के ढेर में से एक बड़े से पतीले को उठाकर प्लास्टिक के स्क्रबर से घिसने लगी। दिल चाहा कि उनसे कहूं कि वो रॉड को दफा करें और गीजर लगवा लें, पर गीजर कौन सा रसोई में लगेगा? और बाथरूम में भी क्या मैडम उसको कपड़े धोने के लिए पानी गर्म करके देंगी? आए दिन तो वो बिजली बिल का दुखड़ा लेके बैठी रहती हैं। कहाँ खो जाती है तू गीता, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, मैडम ने रसोई में घुसते हुए कहा। और पानी थोड़ा कम खर्चा किया कर, दिन में 4 बार मोटर चलाना पड़ता है। मैंने गहरी सांस भरी, नल बंद किया और तरकारी काटने लगी। खिड़की के बाहर नजर गई तो सुबह अब भी रुआसी सी थी। 4 दिन से धूप तक नहीं निकली थी। ऐसा मौसम देखकर तो और आलस आता था। कल के लिए छुट्टी मांग लूं? मैडम, मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया था कि उन्होंने टोक दिया। अच्छा सुन, कल तुझे देर तक रुकना होगा, कुछ मेहमान आ रहे हैं दोपहर के खाने पे, थोड़ी मदद कर देना मेरी। लो, कहाँ मैं छुट्टी मारने चली थी। और ये पानी कितना ठंडा है, बाप रे, कह के वो रसोई से निकल गई। मैं रात भर ये सोचती रही कि कम से कम धूप ही निकल आए ताकि उसे देखकर थोड़ी ही सही पर राहत तो मिले। लेकिन धूप ने मेरे मन की बात जैसे सुन ली और सोचने लगी कि अच्छा, बड़ी राहत चाहिए तुझे, हाँ? अगले दिन धुंधली सी सुबह को धकेलती मैं मैडम के घर की ओर चल पड़ी। फिर वही ढेर सारा काम और
टंकी के हाथ जमा देने वाले ठंडे पानी के साथ कसरत। हाथ में पानी ना लगे तो कितना अच्छा हो। और ये इतनी फिजूल बातें मेरे दिमाग में क्यों आती रहती थीं। रसोई में आकर मैंने बर्तन से भरे सिंक को देखा और फिर नल को। मैडम चाय बना रही थी। नल खोलने के लिए मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैडम बोली, नल के पास रखे उस पैकेट को खोलना ज़रा। मैंने पैकेट उठा लिया। अंदर पीले रंग का कुछ था। ये क्या है मैडम? खोल कर देख, तेरे लिए है कुछ। मेरे लिए? मैंने पैकेट खोला। भीतर एक नया स्वेटर और प्लास्टिक के ग्लव्स थे, बहुत नरम और एकदम मेरी हथेलियों के नाप के। मैंने मैडम की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं। जानती हूँ इस बार काफ़ी ठंड है, इससे तेरे हाथों को थोड़ी राहत मिल जाए शायद। मैडम का भी ये रंग मैंने पहले नहीं देखा था। दस्ताने पहनने के पहले ही मेरे हाथ उतने ठंडे नहीं महसूस हो रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थीं। सांस छोड़ो तो धुएं के छल्ले निकल रहे थे, दांत बजने लगे थे। गायत्री जी ने मुंह पर शॉल दबा ली और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां पार करके छत तक पहुंच गईं। नीचे हॉल में सारा परिवार कंबल ओढ़कर टीवी देख रहा था और यहाँ उम्र की सफ़ेदी में प्यार का गुलाबी रंग भरने के लिए वो छत पर चली आई थीं अपने बटुक से मिलने। दोनों की छत बिल्कुल आसपास थी। अभी 2 महीने पहले ही बटुक जी अपने बेटे, बहू और 2 पोतियों के साथ यहाँ शिफ्ट हुए थे। मंदिर में आरती का थाल लिए जब उन्होंने गायत्री जी को देखा था, उसी पल अपने दिल का टुकड़ा थाली में रख के आ गए थे। फिर यूं ही छुप छुप के मिलने का सिलसिला चल पड़ा। आज रात बटुक जी पहले से ही अपनी छत पर हथेलियां मलते हुए टहल रहे थे। 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते, जल्दी नहीं आ सकती थी? हाथों को पीछे बांधकर गायत्री जी गुर्राईं। अब क्या 16 की हूं जो उछल के आ जाऊंगी? 70 की उम्र में एक एक सीढ़ी पे फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। बत्ती भी तो नहीं जला सकती थी, कोई समझ जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। बटुक जी ने गायत्री जी के माथे पर शॉल उड़ा दी। उनके गाल गुलाबी हो उठे। तुम तो पूरे पिक्चरबाज हो। हाँ, उस दिन जो गुलाब दिया था तुमने, पता है उसे छुपाने में कैसी शामत आई थी मेरी। बहू ने तो पकड़ ही लिया था। कह रही थी, अम्मा इतना ताजा ताजा गुलाब कहाँ से लाई हो? इस उम्र में कौन पकड़ा गया प्यार का फूल? मैंने ही मन महसूस के उसको पूजा घर में रख दिया। गायत्री जी ने अपनी हथेलियां मली, लेकिन उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं। बटुक जी का चेहरा उतर गया। मेरा दिया गुलाब तुमने भगवान को चढ़ा दिया। साल भर रुक जाओ तुम बस। मेरे बेटे का घर बन जाए ना, फिर उसको परिवार समेत भगा दूंगा। हम तुम शादी कर लेंगे और मिल के पेंशन उड़ाएंगे। गायत्री जी हंसने लगी, लेकिन उनके दांत बजने लगे। हाय, आग लगे इस ठंडक को। तुम्हारे दांत नहीं बजते क्या? बटुक जी ने लंबी मुस्कुराहट ओढ़ ली। अरे हम तो अपनी बत्ती सी डिब्बी में रखाए हैं, ये देखो। गायत्री जी ने उनके मुंह को गौर से देखा और फिर बुदबुदाई, नजर कमजोर पड़ गई है। अब रूप रंग पे लट्टू होने के दिन गए हमारे। और क्या, तुम तो हमारे दिल पे लट्टू हुई हो। क्यों? बटुक जी इतरा के बोले। गायत्री जी शॉल समेटने लगी, लेकिन उनकी उंगलियां ऐसी अकड़ गई थीं कि हिली भी नहीं। जरा मेरी शॉल ठीक कर दो और ये बताओ, क्या हम सच में शादी करेंगे? अब तो साड़ी का रंग भी उनसे पूछ के चुनती हूँ। वो नहीं माने तो? बटुक जी जरा गर्मा गए। ना माने तो ना माने भाई, सारी उम्र मरे खपे हम, ये फैसला वो कर लेंगे। अरे आखिरी 10-20 साल तो हम मर्जी से ही जिएंगे ना, हैं? अच्छा, बड़े ऐठ रहे हो तो बता दे हम सबको कि हमको दूल्हा मिल गया है।
गायत्री जी ने तंज कसा तो बटुक जी फौरन बोले, भाई अभी तो इस कान की उस कान को भी पता ना चले, भनक तक ना लगने देना, वरना दोनों का मंदिर जाना बंद हो जाएगा। हाँ अच्छा ये लो, ये चिट्ठी लिखी है तुम्हारे लिए, सारी मोहब्बत लिखी है। कमरे में अकेले में पढ़ना, चश्मा लगा के, और किसी के हाथ मत लगने देना, समझी? बटुक जी ने बड़े प्यार से चिट्ठी गायत्री जी की हथेली में सरका दी। उन्होंने अकड़ी हुई उंगलियों में चिट्ठी थाम ली। गायत्री जी जल्दी से पलटी और जाने लगी। नीचे से किसी की आवाज आई, अरे ये देखो चिट्ठी पड़ी है यहाँ किसी की, अम्मा के नाम से है, मेरी प्यारी गायत्री। बटुक जी और गायत्री जी वहीं सुन्न पड़ गए। देखा तो उंगलियों ने चिट्ठी छोड़ दी थी और वो छत से सीधा नीचे पहुंच गई थी, क्योंकि इतनी ठंड थी कि उंगलियां जमने लगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।